नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। गंभीर विषय यह है कि मोदी 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं, और यह नारा उन्होंने संसद के भीतर ही लोकसभा में जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उसका जवाब देते हुए लगाया था। इस 400 पार के नारे का मतलब क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मतलब नहीं बताया है कि वे क्या क्या करना चाहते हैं जिसके लिए उनको 400 संख्या चाहिए। इसलिए विपक्ष ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मोदी इस जनादेश से आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण का सवाल मोदी के ऊपर हमेशा उठाया जाता रहा है और मोदी और अमित शाह अब सफाई देते घूम रहे हैं कि आरक्षण हम तो क्या, बाबा साहब अंबेडकर भी खत्म नहीं कर सकते। और यह बात सही भी है, लेकिन विपक्ष भ्रम पैदा करने में काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष पूरी तरह कामयाब हुआ है। विपक्ष का यह नैरेटिव कम पढ़े लिखे लोगों में तो चल निकला है, गांवों में चल निकला है। काफी हद तक दलित और ओबीसी परिवारों में चिंता बनी है, खासकर गांवों में, कि क्या विपक्ष की आशंका सही है। क्या मोदी सचमुच जाति आधारित आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और उसकी जगह पर आर्थिक आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं? मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण ऑलरेडी लागू कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि वह ट्रायल के तौर पर के किया गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति भी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ने उस पर हरी झंडी लगा दी है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मोदी ने इसे अपने पहले दूसरे कार्यकाल में ट्रायल के तौर पर लागू किया है, जिसे वह सारे देश में लागू करना चाहते हैं और जाति आधारित आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। फिर वह चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, यानी मुसलमानों को भी इसमें आरक्षण मिल जाएगा। ये तुर्क का पत्ता एक हिसाब से साबित हो सकता है, लेकिन दलितों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना टेढ़ी खीर है, आसान काम नहीं है। तो क्या यह शुरुआत थी आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने की, या कुछ और है मोदी के मन में? मोदी और अमित शाह के स्पष्टीकरणों के बावजूद जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। उन्हें इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जब भाजपा के वर्कर ऐसे परिवारों के पास वोट मांगने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या भाजपा जाति आधारित आरक्षण खत्म कर देगी। यह सवाल खासकर हिंदी बेल्ट में पूछा गया है और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि हिंदी बेल्ट में कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। ऐसा नैरेटिव विपक्ष ने बना दिया है। लेकिन सच यह है कि मोदी का आरक्षण का स्वरूप बदलने का कोई इरादा नहीं है। यह बात बार बार मोदी और अमित शाह कह रहे हैं। उनका लक्ष्य कुछ ऊंचा है, जिसके लिए उन्हें 400 नहीं बल्कि 406 सीटें चाहिए। इसीलिए वे कह रहे हैं 400 पार। 2 बिल बनकर के तैयार रखे हुए हैं, लेकिन उन दोनों बिलों को पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। वैसे लोकसभा में 262 सीटों के साथ 2/3 बहुमत बन जाता है। इसीलिए मोदी ने भाजपा के लिए जो टारगेट रखा है वो 370 का रखा है, क्योंकि 362 से 2/3 बहुमत खुद का ही बनता है। मोदी को इतना समर्थन वैसे 17वीं लोकसभा में भी हासिल था, जिसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया भी है। एनडीए के 353 सदस्य थे। इसके अलावा बीजू जनता दल के 12 और वाईएसआर कांग्रेस के 22 सदस्यों का समर्थन लगभग 5 साल मिला है। उससे पहले वाले 5 साल में भी मिला था, इन 5 सालों में भी मिला है और हर बिल पर मिला है। और अगर किसी बिल पर उनको इतराज था तो उन्होंने विपक्ष के साथ वोटिंग करने के बजाय बायकॉट किया, यानी उन वोटों को शून्य कर दिया। फिर सवाल उठता है कि मोदी ने वे 2 बिल पास क्यों नहीं करवाए, और वे 2 बिल हैं कौन से?
तो पहले तो मैं ये बताता हूं कि वो बिल कौन से हैं, फिर आपको बताता हूं कि बिल पास क्यों नहीं करवाए या क्यों नहीं हो सके। पहला बिल है जनसंख्या नियंत्रण का और दूसरा बिल है समान नागरिक संहिता का। ये दोनों ही संविधान संशोधन बिल हैं। इन दोनों बिलों पर विपक्ष का तो कड़ा विरोध है ही, वो सबको पता है, क्योंकि दोनों बिलों का मुसलमानों से सीधा ताल्लुक है और मुसलमान दोनों बिलों का विरोध करते हैं। तो मुस्लिम वोट के लिए विपक्ष विरोध करता है, कांग्रेस उनकी उनकी लीडरशिप में। इन दोनों बिलों के खिलाफ मौलवियों के फतवे भी जारी हो चुके हैं। तो मौलवियों के जो फतवे जारी हो चुके हैं उसके खिलाफ तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं वो जा नहीं सकते। फिर आप पूछेंगे कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस से समर्थन होने के बावजूद ये बिल उन्होंने पास क्यों नहीं किए। खुद एनडीए में भी असल में बिलों पर सहमति नहीं थी और इन दोनों दलों का समर्थन मिलता या ना मिलता ये भी बड़ी मुश्किल सी बात थी। हो सकता है ना मिलता, हो सकता है भी विरोध में आकर के खड़े हो जाते। जेडीयू बिलों का समर्थन नहीं करता था, जो एनडीए का हिस्सा था, पहले था फिर बीच में नहीं रहा था फिर दोबारा हुआ। जेडीयू के 16 सांसदों को छोड़कर जाने के बाद एनडीए की अपनी संख्या ही 330 के आसपास रह गई थी, क्योंकि अकाली दल का एक सांसद भी निकल गया था और भी एक दो सांसदों ने समर्थन वापस लिया था और कुछ उपचुनावों में ऊपर नीचे हुआ था, तो 330 के आसपास रह गए थे। फिर राज्यसभा में पास करवाना तो असंभव ही था। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसद चाहिए होते हैं, जिसका जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव था। इसलिए मोदी सरकार ने इन दोनों बिलों को भविष्य के लिए छोड़ दिया था और उनका टारगेट यह है कि 18वीं लोकसभा में इसे पास करवाएं। और राज्यसभा का जहां तक सवाल है तो आज की तारीख में भी राज्यसभा में भाजपा के पास कोई बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत भी नहीं है। 2/3 तो बहुत दूर की बात। भारतीय जनता पार्टी के खुद के 245 में से सिर्फ 97 सांसद हैं और एनडीए के सांसदों की संख्या भी सिर्फ 120 है और 2/3 के लिए चाहिए 164। अब अगर लोकसभा में एनडीए को 406 सीटें मिल जाती हैं तो यह 2/3 से 44 सीटें ज्यादा होंगी और राज्यसभा में कितनी चाहिए? 44। तो राज्यसभा की कमी लोकसभा से पूरी हो जाएगी। विपक्ष के कड़े विरोध के चलते बिल क्योंकि राज्यसभा में पास नहीं हो सकते, इसलिए मोदी सरकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला करके बिलों को आसानी से पास करवा सकेंगे, इसलिए वे कह रहे हैं 400 पार। वैसे इन दोनों बिलों पर अगर एनडीए के एक आध घटक को ऐतराज हो सकता है तो फिर इंडिया अलायंस में भी फूट पड़ सकती है। इधर से अगर 2-4 सांसद विरोध करेंगे तो उधर से भी 2-4-5 सांसद आ सकते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे इन दोनों बिलों का विरोध कर सकते हैं, मतलब विपक्ष का विरोध कर सकते हैं और बिलों का समर्थन कर सकते हैं। अब भले ही चुनाव में वे मुस्लिम लीग का झंडा उठा करके घूम रहे हैं, उनके भाषणों में हिंदू शब्द गायब है, लेकिन उनका भी तो कोर वोट हिंदू है। 2020 में शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा था और वह बिल संविधान संशोधन का था। अनिल देसाई अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उन्होंने अपने बिल में संविधान के अनुच्छेद 47A में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि जो परिवार सिर्फ 2 बच्चे पैदा करेगा उन्हें टैक्स, रोजगार और शिक्षा में रियायतें मिलेंगी और भी कई तरह की रियायतें मिलेंगी, बैंक लोन में और सब चीजों में। लेकिन जो परिवार 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, इस पॉलिसी का पालन नहीं करेगा, उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यह बिल शिवसेना उद्धव ठाकरे का रखा हुआ है। इससे पहले 2019 में अपने बिल में राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल रखा था, उसमें तो 2 से ज्यादा बच्चों को, जिनके बच्चे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार था।
कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हों। और सरकारी नौकरियों के लिए भी उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाए। वैसे तो बच्चे-वच्चे हो जाने के बाद ही कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, ऐसा नहीं है। पहले नौकरी होती है, फिर शादी होती है, फिर वो सारी चीज़ें। तो नौकरी तो पहले ही मिल जाती है। तो ख़ैर ये तो इंटीग्रिटी है बिल की, वो बदलती रहती है। राम जन्मभूमि मंदिर और 370 के बाद समान नागरिक संहिता तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और शुरू से है। जो 3 उनके कोर बिल थे, उनमें से राम मंदिर बन चुका, 370 हट चुका और समान नागरिक संहिता रह गई। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्रों में इस मुद्दे को किसी न किसी रूप में उठाती रही है, भले ही इस बार जानबूझकर इस मुद्दे को उठाने से भाजपा ने परहेज किया, क्योंकि मोदी मुसलमानों को साथ लेकर चलने और उनका वोट हासिल करने की उम्मीद पाले हुए थे। ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं, मैं समझ के कह रहा हूं। कोई इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते मोदी, जिससे उनको कड़ा विरोध मुसलमानों का सहन करना पड़े। हालांकि इस चुनाव में करना पड़ रहा है। पहले और दूसरे दौर की वोटिंग के बाद मोदी का यह भ्रम दूर हो गया है कि मुस्लिम उनको वोट देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।